हेलो गाइस, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज से हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री 2 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया था कि टोटल कितने यूनिट्स हैं आपके, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है कंप्लीट सिलेबस में, ये मैंने पहले ही बता दिया था। और आज से जो है हम हमारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2 जो आपका सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का, उनके फर्स्ट यूनिट में बेसिकली टोटल 2 चैप्टर्स हैं आपके, 2 चैप्टर्स रहेंगे। पहला है द कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध, और दूसरा है पॉलिटिक्स ऑफ कोल्ड वॉर, जो पॉलिटिक्स हुए थे शीत युद्ध की, जो राजनीति थी और जो सुपर पावर है उनके बीच में कैसा रिलेशन था, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको देख लेना आप लोग। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि जो बेसिक आपको नॉलेज है आपके सब्जेक्ट के बारे में, आपकी यूनिट्स के बारे में, वो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो यूनिट 1 में जो है आपको टोटल 2 चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। पहले चैप्टर में आप पढ़ोगे द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध जो है वो बेसिकली हुआ क्यों था, क्या रीजंस थे उसके, है ना। कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग कब हुई थी, उसके बाद कि किन किन देशों के बीच में ये कोल्ड वॉर हुआ था, किन किन कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, ये सब तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 2 जो रहेगा आपका, उसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स ऑफ कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थे, राजनीति जो इन्वॉल्व थी शीत युद्ध में, उसके बारे में। दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको पढ़ाऊँगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। नोट्स आप लोग साथ के साथ बनाते हुए चलिएगा, ताकि आप लोगों को आगे फिर प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जो हम पढ़ने वाले हैं, मतलब जो हमारा पूरा टॉपिक है द कोल्ड वॉर शीत युद्ध, ये है क्या बेसिकली। तो देखिए, जब 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, उसके बाद जो अलाइड फोर्सेस हैं, US, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब ने मिलके, जो बेसिकली एक्सेस पावर है हमारे, जर्मनी हो गई आपकी, है ना, इटली, जापान, इनको जब हराया था, उसके बाद क्या हुआ था, 2 ग्रुप्स बन गए थे। कौन कौन से, US और USSR। ये बेसिकली 2 सुपर पावर भी कहा जाता है इनको। 2 ग्रुप्स थे ये ऐसे, जो सुपर पावर के नाम से भी फेमस है आज भी, है ना। तो इनका ग्रुप बन गया था बेसिकली। तो क्या था इसमें, जितने भी वेस्टर्न कैंप थे, मतलब जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, उसको लीड कौन कर रहा था, USA लीड कर रहा था। और जितने भी ईस्टर्न कैंप थे, मतलब जितने भी ईस्ट साइड के जो कंट्रीज़ थी, उन सभी को कौन लीड कर रहा था, USSR लीड कर रहा था, है ना। इन्होंने आपस में ये समझौता बनाया कि ऐसा करेंगे, वेस्ट साइड को हम USA लीड कर लेगा, और ईस्टर्न जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबको आप लीड कर लो, मतलब USSR लीड कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई इसमें, लेकिन इंटरनली जो है हमेशा आपस में इनकी जो कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं, जो लड़ाई कहते हैं, वो चलती रही। मतलब USA हमेशा कोशिश करता था कि जो USSR की कंट्रीज़ है उनको नीचा दिखाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करवाया जा सके, है ना। और USSR हमेशा कोशिश करता था कि USA के साथ वो ऐसा करे, ठीक है। तो इसी को नाम दिया गया था कोल्ड वॉर। मतलब आमने सामने की लड़ाई तो कभी भी नहीं हुई, लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर मानते रहे, उसको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करी, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करवाने की कोशिश करी। तो इसी को बोला गया बेसिकली कोल्ड वॉर, ठीक है। अब देखो, इसमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कोल्ड वॉर हुआ क्यों था, तो इसमें बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत से जो राइटर हैं, वो अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कोल्ड वॉर जो हुआ था वो USA की वजह से हुआ, कुछ का कहना है USSR की वजह से हुआ, है ना। तो अब हम इसमें जानेंगे कि किसका क्या रोल था, क्या रीजंस थे कोल्ड वॉर के, है ना। इन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो आप सभी जो है नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलेगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप प्रॉपर नोट्स बाय करना चाहते हैं तो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मैंने आपको एक टेलीग्राम ID और एक मेल ID प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। इस पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं नोट्स के लिए कि कैसे क्या नोट्स प्रोवाइड होंगे, किस तरह के नोट्स होंगे, वो सारी डिटेल्स हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। मैंने अपना पर्सनल टेलीग्राम चैनल ID भी दे दिया है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे भी आप लोग मेरे से मैसेज करके अपने नोट्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम हमारी आगे की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ भी पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि जो कोल्ड वॉर हुआ था उसमें कभी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ,
मतलब जो सोल्जर्स होते हैं उनके बीच में कभी भी आपस में लड़ाई नहीं हुई थी, है ना। यूएस और यूएसएसआर की जो जितने भी मिलिट्री बेस थे, जितने भी मिलिट्री थे, उनके बीच में कभी भी लड़ाई नहीं हुई। लेकिन जो आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है ये इनका हमेशा ही चलता रहा, ठीक है। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि जो यूएस था, यूएस की जो भी अलाइड कंट्रीज़ थी, जैसे कि ब्रिटेन हो गया या फिर फ्रांस हो गया आपका, ये लोग रिप्रेजेंट करते थे आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। और जितने भी सोवियत यूनियन थे, मतलब यूएसएसआर था, ये बेसिकली फॉलो करते थे, रिप्रेजेंट करते थे सोशलिज्म को और कम्युनिज्म को, है ना। तो इसकी वजह से इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। ये जो कोल्ड वॉर है ये इनके बीच में चलता रहा और धीरे धीरे ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था ये बेसिकली दो अलग अलग अलाइंसेस में बदल गया, जिसको हम नेटो और वार्सो पैक्ट के नाम से जानते हैं। नेटो का एग्जांपल तो अभी आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो बेसिकली इसी बात को लेके तो हो रही है। रसिया कह रहा है यूक्रेन को कि मैं तुम्हें नेटो का पार्ट नहीं बनने दूंगा, है ना। हालांकि ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, मेन टॉपिक हमारा जो है अभी हम उस पर डिस्कस करते हैं, रसिया और नेटो को छोड़ देते हैं, यूक्रेन को, ठीक है। तो चलो, तो क्या हुआ कि बेसिकली दो अलग अलग अलाइंसेस बन गए, बड़े अलाइंसेस बन गए, नेटो और वार्सो। और ये दोनों ही ग्रुप हर एक तरह से कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को छोटा दिखाने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, लॉस करवाने की, हर एक तरह से। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ था जो इनके बीच में कभी भी नहीं हुआ, वो था मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इनका कभी भी नहीं हुआ था। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पूरा वर्ल्ड था वो धीरे धीरे अनईजी पीस की तरफ जाता चला। कहने का मतलब ये है कि जो पूरी दुनिया थी वो इन दो ग्रुपों के बीच की लड़ाई में पिस के रह गई बस, है ना। अब ये लड़ाई क्यों हुई थी, ये कोल्ड वॉर क्यों हुआ था? तो देखिए, कोल्ड वॉर को लेके ना आज भी जो स्कॉलर्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है ही। मतलब कोई एक रीज़न नहीं देता है, सबका अलग अलग मानना है, सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, ठीक है। तो कोल्ड वॉर के लिए कोई कहता है, कोई स्कॉलर कहता है कि 1917 में जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था वो इसका एक मेन रीज़न है। अब ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्या है, मतलब बोल्शेविक क्रांति जो है वो क्यों हुई थी, कब हुई थी, इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो कुछ लोगों का यही कहना है कि उसके बाद ही जो कोल्ड वॉर है उसकी स्टार्टिंग हुई थी। वहीं पे कुछ स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि जब यूएस, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन जो था, जब उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी 1945 में कि आने वाले फ्यूचर में वर्ल्ड कैसे चलाया जाएगा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे चलाया जाएगा, किस तरह से ट्रेड होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस टाइम पे कुछ म्यूचुअल मिसट्रस्ट की वजह से कुछ बातें रसिया ने यूएसए की नहीं मानी, यूएसए ने रसिया की नहीं मानी, यूएसए की कोई बात ब्रिटेन को समझ में नहीं आया। तो इस चीज़ की वजह से उसी टाइम पे धीरे धीरे जो है इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, आपस में इनका कोल्ड वॉर उसी टाइम से स्टार्ट हो गया था। ऐसा भी कुछ लोग हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं जो ये सारी बातें भी कहते हैं। आप लोग अपने नोट्स जो है वो बनाते हुए चलिएगा, है ना। वहीं पे कुछ लोगों का मानना है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हुआ था उसके बाद ही कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएँ हैं इस पर, है ना। ऐसे ही आप आगे पढ़ोगे, हमें क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करना है तो हम पॉइंट वाइज सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आगे लिखा हुआ है, बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैपन इन 50s, 60s एंड 70s। 50, 60 और 70 के टाइम पे क्या हुआ था, कुछ ऐसे फैक्टर थे जो कि मेंशन किए गए हैं नीचे, इन सब को आप पढ़ लीजिए, जो कि जिस फैक्टर की वजह से जो पूरी दुनिया है, जो पूरा वर्ल्ड है, वो कोल्ड वॉर की तरफ जाता चला गया, है ना। तो कोल्ड वॉर होने का सबसे पहला फैक्टर क्या बताया है यहाँ पे, सबसे पहला फैक्टर बताया है बोल्शेविक रेवोल्यूशन को, मतलब बोल्शेविक क्रांति को। अब ये हुआ क्यों था, तो देखिए क्या हुआ था, रसिया में जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है उसकी स्टार्टिंग हो गई थी, मतलब उसने अपनी जगह बना ली थी रसिया में। मतलब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का मतलब होता है जो साम्यवादी क्रांति होती है उसने, ठीक है। लेकिन जो वेस्टर्न पावर थे वो इस डेवलपमेंट से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे इन द मिडिल ऑफ द यूरोप। हालांकि जो वेस्टर्न पावर है और जो कम्युनिस्ट रसिया है वो आपस में मिलके ही उन्होंने वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उस टाइम पे नाजी जर्मनी के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसने हमेशा ही स्टालिन एंड हिज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को जो फांसीवाद और नाजीवाद था उससे भी ज़्यादा डेंजरस माना था, और जिसकी वजह से यूएस और जो उसके अलाइंसेस कंट्रीज़ थे वो इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कि जो सोवियत यूनियन है वो विश्व में महाशक्ति के रूप में उभरे,
है ना, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लीड करे। और इन्हीं मिसट्रस्ट की वजह से बाद में क्या हुआ, ये जो दोनों सुपर पावर थे, जो यूएस और यूएसएसआर था, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया और इसी तरह से कोल्ड वॉर की जो है वो स्टार्टिंग हो गई। क्लियर है, पहला रीज़न आप लोगों को क्लियर हो गया। अब वहीं पे क्या हुआ, जब कोल्ड वॉर चल ही रहा था ना, उसी टाइम पे जो हिटलर था उसने लड़ाई स्टार्ट कर दी थी 2 जगहों पे, है ना। लड़ाई यहाँ पे उसने स्टार्ट कर दी। अब कहाँ कहाँ स्टार्ट करी थी उसने, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड दोनों ही लड़ाइयाँ स्टार्ट कर दी थी, दोनों ही जगह पे। अब ईस्टर्न साइड में जो सोवियत यूनियन था वो अकेले ही लड़ाई लड़ रहा था हिटलर के साथ, लेकिन वहीं पे जितने भी वेस्टर्न साइड की कंट्रीज़ थी वो एक साथ एकजुट होके जॉइंटली वो लोग लड़ाई कर रहे थे जर्मनी के अगेंस्ट। ठीक है, अब ऐसे में जो ईस्टर्न साइड के जो लीडर थे, स्टालिन जो था, उसने सोचा, उसने रिक्वेस्ट किया वेस्टर्न साइड से कि आप लोग प्लीज़ हमारे साथ मिल जाइए, जिससे कि हम साथ में मिलके हिटलर से लड़ाई कर पाएंगे और लड़ाई को जीत पाएंगे। लेकिन वेस्टर्न साइड के जो लीडर्स वगैरह थे, जो कंट्रीज़ थी, उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर है। यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो ये 2 सुपर पावर्स थे, इनके बीच में कोल्ड वॉर का एक रीज़न एटम बम भी था, मतलब जो आपका परमाणु बम होता है वो भी था। क्यों था, तो क्या हुआ था, इन दोनों ने मिलके आपस में डिसाइड किया था कि ये दोनों मिलके जापान पे अटैक करेंगे। लेकिन यूएस ने क्या किया, बिना इनको बताए, बिना सोवियत यूनियन को बताए, इसने खुद ही जो है जापान पे अटैक कर दिया इन 1945, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ भी पा रहे होगे, तो आप लोग इसका नोट्स जो है ना वो साथ के साथ बनाते हुए चलना, मैं आपको बता रही हूँ अगेन एंड अगेन। और अगर किसी को पेड नोट्स चाहिए तो भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेल आईडी और टेलीग्राम आईडी डाल दी है, तो आप उस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, जब यूएस ने ये किया, मतलब जब उसने एटम बॉम्ब गिराया था जापान पे, तो डाउट हो गया था सोवियत यूनियन को, है ना, कि इनके पास ये कहाँ से आया। और यूएसए जो था उसने बेसिकली एक सीक्रेट रखा था, उसने नहीं बताया था यूएसएसआर को कि उनके पास कोई ऐसा एटम बॉम्ब है। और जबकि वो क्या कर रहे थे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, उसी टाइम से ही उन लोगों ने एटम बम बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये बातें जो है ये इन्होंने बताया नहीं, सोवियत यूनियन को ये बात पता ही नहीं थी। तो ये एक रीज़न भी था कि इनके मन में उन लोगों को लेके, मतलब यूएसएसआर के मन में यूएस को लेके गलत बातें आ गई, मतलब मिसट्रस्ट पैदा हो गया, जिससे कि कोल्ड वॉर चलता ही रहा। कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग यहाँ पे भी हो गई। ठीक है, अगला रीज़न है जर्मनी एंड ईस्टर्न यूरोप। जर्मनी एंड ईस्टर्न यूरोप एक रीज़न इसलिए भी है क्योंकि जर्मनी ऑलरेडी जानता था कि पॉलिटिकली जो है सभी कंट्रीज़ के बीच में आपस में मतभेद चल रहा है, ऑलरेडी कोल्ड वॉर ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि जो यूरोप है उसमें कुछ ही डायमेंशनली चेंज किया जा सके, है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी थोड़े से टेंशन स्टार्ट हो गए थे इन लोगों के बीच में। यूएसएसआर ने क्या किया, उसने सोचा कि जो ईस्टर्न यूरोप है वो उसके बॉर्डर के बिल्कुल पास में है, तो वो सोच रहा था कि 1948 तक जो है उस पर अपना कब्जा कर सके, फरवरी 1948 तक। और जो स्टालिन था वो इस चीज़ में बहुत हद तक सफल भी हो गया था। कहने का मतलब ये है कि स्टालिन ने क्या किया था, धीरे धीरे उसने जो बल्गेरिया था, चेकोस्लोवाकिया था, हंगरी था, पोलैंड था, इसको ना धीरे धीरे उसने अपने अंडर में कर लिया, मतलब रसिया सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर में आ गया था ये सब। ठीक है, और ये भी एक रीज़न बना जिससे कि जो दूसरी कंट्री थी, जो दूसरा सुपर पावर था, वो इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ क्यों हुआ। और इसके बाद भी धीरे धीरे जो इनके आपस के जो प्रॉब्लम्स थी, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो बढ़ता ही चला गया। उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा नेक्स्ट रीज़न है ईरान एंड टर्की। अब ईरान एंड टर्की जो है वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से जो है वो सोवियत यूनियन के अंडर में था, लेकिन इनका पहले एक एग्रीमेंट बना था कि आप एक पर्टिकुलर टाइम तक ही इन कंट्रीज़ पे जो है वो अपना पावर चला सकते हो, आप इन कंट्री को रन कर सकते हो। लेकिन जो सोवियत यूनियन है उसने उस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया, और अभी भी वो, मतलब उस टाइम पे भी वो इस पे जो है अपना पावर चला ही रहा था, इस कंट्री को रन कर रहा था, इसको अपने अंडर में ले रखा था इसने। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे ना, उनको ऐसा लगा कि ये जो सोवियत यूनियन है ये कोशिश कर रहा है या फिर ये ऐसा चाह रहा है कि अपना जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सपेंड करे और इन्फ्लुएंस करे अदर कंट्रीज़ को भी आइडियोलॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली।
अगला और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न जो कि जितने भी स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि जो ब्रिटिश के जो पीएम थे चर्चिल, उन्होंने एक स्पीच दी थी, फ्लूटन स्पीच, जिसकी वजह से भी कोल्ड वॉर जो है वो थोड़ा सा बढ़ता ही चला गया था। ऐसा जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि ये जो फ्लूटन स्पीच था इसने भी बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई थी कोल्ड वॉर में। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी थी, जैसे कि जब वो स्पीच दे रहे थे तो उस स्पीच में उन्होंने एक वर्ड यूज़ कर दिया था जिसका नाम था आयरन कर्टन, है ना। ये उन्होंने बोला था, ड्यूरिंग दिस स्पीच ही ऑल्सो यूज द टर्म आयरन कर्टन टू एक्सप्लेन हाउ रसिया हैड क्रिएटेड बैरियर्स इन यूरोप टू प्रोटेक्ट इट्स सेफर ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, ऐसा स्कॉलर्स मानते हैं आज की डेट में भी, जिससे कि कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो गई थी। क्लियर है आपको? तो अभी तो आपने पढ़ लिया कि क्या क्या रीज़न थे कोल्ड वॉर के। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ कोल्ड वॉर, मतलब कि जो कोल्ड वॉर था उसकी विकास और वृद्धि कैसे कैसे हुई थी, कितने फेसेस में हुई थी। तो बेसिकली इसमें टोटल 7 फेसेस थे कोल्ड वॉर के, जिसमें कि ये धीरे 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 बढ़ता चला गया और लास्ट में ये एंड हो गया। कोल्ड वॉर जब तक एंड हुआ था ना, तब तक जो सोवियत यूनियन है, जो यूएसएसआर है, वो बेसिकली मतलब विघटित हो चुका था, है ना। जो कि पॉलिटिक्स का एक बहुत ही मेन प्लेयर था सोवियत यूनियन, वो उस टाइम तक बहुत हद तक टूट चुका था। ठीक है, तो अब चलिए हम पढ़ते हैं। जो फर्स्ट फेज़ था इसका वो था 1947 से लेके 1950 तक। तो इसको जो डिटेल में हम पढ़ेंगे वो हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये यूनिट कम्प्लीटली कवर करवा देंगे। इसकी जो फेसेस हैं हमारे सातों फेस पढ़ेंगे हम, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर पढ़ेंगे हम। उसके बाद जो है इसमें क्या क्या था आगे, पॉलिटिक्स कैसे कैसे इन्वॉल्व था, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी आपके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी वो आपको सैटरडे मिल जाएगी, सो यू डोंट नीड टू वरी, राइट। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।